डिस्काउंट ऑफर आप सभी के लिए सिर्फ जयपुरिया हॉलमार्क में। हमारा पता है जयपुरिया हॉलमार्क, बी ब्लॉक, शिल्पी प्लाजा, रीवा। मोबाइल नंबर 9425390209 8962213670। न्यू ईयर डिस्काउंट ऑफर में आप सभी रीवा वासियों के लिए सभी तरह के हॉलमार्क जेवर की बनवाई 0 से 5% में प्राप्त करें। न्यू ईयर डिस्काउंट ऑफर सीमित अवधि के लिए T&A अप्लाई। एक बार हमारे यहाँ आकर इस अवसर का लाभ अवश्य लें। हमारा पता एक बार फिर नोट कर लें। जयपुरिया हॉलमार्क, बी ब्लॉक, शिल्पी प्लाजा, रीवा। मोबाइल नंबर 9425390209 9862213670। नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ। सिटी न्यूज वैन रीवा की सांध्यकालीन समाचार सेवा में आप सभी का स्वागत है। प्रस्तुत है आज के मुख्य समाचार। नव वर्ष के अवसर पर मंदिरों में उमड़ा भक्तों का जन सैलाब। वहीं साईं मंदिर में आयोजित हुई महाआरती। शटर बंद कर छत में चल रहा था जश्न। जमकर उड़ाई गई कोविड गाइडलाइन की धज्जियां और प्रेमी ने प्रेमिका को ट्रक से कुचलकर उतारा मौत के घाट। खबरें अब विस्तार से। नववर्ष के पहले दिन शांति सद्भावना महोत्सव में संपन्न हुई शांति दौड़। हॉकी के विख्यात जादूगर मेजर ध्यानचंद के पुत्र एवं एशियाड गेम्स में 3 बार भारत का प्रतिनिधित्व कर भारत को वर्ल्ड हॉकी चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल दिलाने वाले अर्जुन अवार्ड से सम्मानित अशोक कुमार रहे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि। आपको बता दें, रीवा की परंपरा अनुसार इस वर्ष भी नए साल के पहले दिन TRS कॉलेज में शांति सद्भावना महोत्सव का कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि अर्जुन अवार्ड से सम्मानित अशोक कुमार के हाथों खिलाड़ियों एवं समाजसेवियों को पुरस्कार वितरित किए गए। कार्यक्रम में विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम, पूर्व मंत्री एवं रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ला, गुड़ विधायक नागिन सिंह, कलेक्टर डॉक्टर एलिया जर्टी, SP रीवा नवनीत भसीन, नगर निगम कमिश्नर मृणाल मीणा सहित जनप्रतिनिधियों ने भाग लिया। हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद के पुत्र अर्जुन अवार्ड सम्मानित अशोक कुमार ने कहा कि खेल हमारे जीवन का अभिन्न अंग है, जिससे जीवन में नई ऊर्जा का विकास होता है। कार्यक्रम में हस्ताक्षर अभियान कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि अशोक कुमार के साथ विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम, पूर्व मंत्री राजेंद्र शुक्ला सहित अन्य विधायक एवं जनप्रतिनिधियों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। मुख्य अतिथि के द्वारा हरी झंडी दिखाकर सद्भावना दौड़ की शुरुआत की गई। प्रस्तुत है कार्यक्रम के मुख्य अतिथि अशोक कुमार से प्राप्त जानकारी के अंश। आज के परिवेश में सबसे पहला संदेश कि अपने किसी भी एक का कार्य को करने के लिए प्रण करें कि मुझे एक काम करना है। हम लोग डाइवर्ट हो रहे हैं। आज का युवा जो है कभी इस तरफ जा रहा है, कभी उधर जा रहा है, उसके सामने कोई रास्ते भी कम है। तो मैं चाहूँगा युवाओं को कि किसी जगह किसी भी एक चीज़ के ऊपर अपना फोकस करें। क्या भावना लेकर खिलाड़ी को खेलना चाहिए? कमिटमेंट, समर्पण कि हाँ भाई मुझे करना है, जो कुछ होगा देखना है मुझे। जिस दिन अब डाइवर्शन इसीलिए आता है कि आप आधे रास्ते गए, वहाँ से पलट गए, दूसरा रास्ता पकड़ लिया, तो आपको कहीं से महारत हासिल नहीं होगी। महारत हासिल करनी तो एक रास्ते को ही पकड़ना होगा और आखिर तक पकड़ना होगा, उस पर जाना होगा। आपको सफलता मिलेगी, ये मेरा दावा है, लेकिन उसके लिए मेहनत की ज़रूरत है। और आज के ज़माने में ये चीज़ें बहुत अहम भी हमारे बच्चों के लिए, क्योंकि कुंठा आती है, उनके अंदर बहुत डिप्रेशन आता है कि हमको चीज़ें नहीं मिल रही हैं या नहीं मिली। लेकिन ये डिप्रेशन दूर होगा अगर वो इस बात को लेकर चलेंगे, एक बात पे फोकस करेंगे तो। कोविड गाइडलाइन की जमकर उड़ाई गई धज्जियां। नियमित समय के बावजूद चलती रही पार्टी। बाहर से बिल्डिंग का शटर डाउन कर छत में जमी थी महफिल। पुलिस, राजस्व, आबकारी अमले ने दी हाइट ड्राइव में एक साथ दी दबिश। रात 10:30 के बाद भी करीब 300 लोगों की चल रही थी पार्टी। SDM, तहसीलदार, CSP पहुंचे छत पर तो सारा तमाशा देखकर रह गए दंग।
आपको बता दें, जिला प्रशासन द्वारा जिले के सभी होटल संचालकों की बैठक लेकर उन्हें कोविड गाइडलाइन का पालन करने और 10:30 बजे तक होटल रेस्तरां बंद करने के निर्देश दिए गए थे, ताकि 11 बजे तक लोग अपने घरों में सुरक्षित पहुंच जाएं। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। चंद रुपयों के लाभ के लिए प्रशासन द्वारा जारी की गई गाइडलाइन का 31 के जश्न में डूबे होटल संचालकों ने खुला उल्लंघन किया। जानकारी मिलते ही पुलिस प्रशासनिक अमले ने छापामार कार्रवाई की तो होटल संचालक ने लिफ्ट बंद कर दी, जिसके बाद पूरा प्रशासनिक अमला सीढ़ियों से चढ़कर होटल के तीसरे माले में पहुंचा, जहां लगभग 3 सैकड़ा लोग एकत्र थे, जबकि उसकी क्षमता 100 लोगों की है। बताया जाता है कि जिस समय टीम पहुंची उस समय खाना खाया जा रहा था। बताते हैं कि होटल संचालक और प्रशासन के बीच नोकझोंक भी हुई। वहीं मौजूद लोग अधिकारियों से उलझ गए। पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में होटल संचालक को जमकर फटकार लगाई गई और कार्यवाही के लिए निर्देशित किया गया। दरअसल मामला चकदर सिटी के पास स्थित TST रेस्टोरेंट का है, जहां विगत दिनों पुलिस प्रशासन ने अवैध रूप से संचालित हुक्का जब्त किया था। बताया गया कि SDM हुजूर, तहसीलदार और दोनों CSP सहित आबकारी निरीक्षक के नेतृत्व में प्रशासनिक अमले ने 10:30 बजे पड़ताल शुरू की। इस दौरान लगभग 300 लोग होटल में मौजूद थे, जबकि प्रशासन ने एक दिन पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि सभी होटल बार संचालक 10:30 बजे तक कार्यक्रम समाप्त कर देंगे, जिससे लोग 11 बजे तक अपने घर पहुंच जाएं। आपको बता दें कि 11 बजे से नाइट कर्फ्यू लगे होने के चलते पहले से ही प्रशासन ने सचेत कर दिया था, लेकिन होटल संचालकों के द्वारा 10:30 बजे 300 लोगों को भोजन कराया जा रहा था। आपको बता दें कि पुलिस कंट्रोल रूम में एडिशनल SP एवं SDM द्वारा सभी होटल, रेस्टोरेंट एवं बार संचालकों के साथ बैठक कर कोविड-19 की गाइडलाइन के परिपालन हेतु निर्देश दिए गए थे, जिसके बावजूद शासन की गाइडलाइन को ठेंगा दिखाते हुए शहर में इकलौते THT में चलती रही पार्टी। अब देखना ये होगा कि प्रशासन इस पर क्या कार्यवाही करता है। प्रस्तुत है नायब तहसीलदार यति शुक्ला से प्राप्त जानकारी के अंश। करो ना यार। चलो। तुम लोगों को तमीज नहीं है बात करने की। सर मैंने कुछ भी नहीं बोला सर हो सकता है उनके मुंह से अंकल निकल गया होगा सर। सर कल ये TST रेस्टोरेंट में आपके द्वारा कार्रवाई की गई है, जहां नियमों की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही थी, तो क्या कार्रवाई करेंगे उस पर अब, जो कि उनका अपराध साबित हो चुका है? शासन के जैसे गाइडलाइन है कोविड प्रोटोकॉल के तहत नाइट कर्फ्यू पूरे प्रदेश स्तर पर लागू है, रात्रि 11 बजे से लेकर के सुबह 5 बजे तक। साथ में कल न्यू ईयर का सेलिब्रेशन भी था, उसके परिप्रेक्ष्य में पहले ही पुलिस कंट्रोल रूम में कल जितने भी बार संचालक है और रेस्टोरेंट संचालक है, जहां भी किसी भी तरह का न्यू ईयर की पार्टी प्रस्तावित थी, सभी लोगों संचालकों को बुलाकर पुलिस कंट्रोल रूम में बैठक ली गई थी और साथ में एडिशनल SP सर और DSP सर, SDM सर के द्वारा उनको समझाइश दी गई थी कि रात्रि 10:30 से 11 के बीच में अपना कार्यक्रम पूरा कर दे और जो भी उनके गेस्ट आए हैं उनको सुरक्षित 10:30 बजे के बाद से निकल जाने दें। 10:30 बजे के बाद से फिर हमारे द्वारा संयुक्त रूप से आबकारी निरीक्षक और पुलिस बल और जिला प्रशासन के द्वारा संयुक्त रूप से भ्रमण किया गया था शहर का, जिसमें से पाया गया कि कुछ रेस्टोरेंट चल रहे थे। रेस्टोरेंट में जाकर के समझाइश दी गई और जो भी वहाँ पर लोग थे उनको गेस्ट को बाहर किया गया। सर वहाँ 200 से 300 लोगों की भीड़ थी, चूँकि पहले ही समझाइश प्रशासन द्वारा दी गई थी और ये भी कहा गया था कि कार्रवाई की जाएगी और सीलिंग की कार्रवाई की जाएगी, इसके बावजूद अभी तक क्या किया गया उसके ऊपर? TST पर कल हम लोग गए थे शाम को, वहाँ पर पाया गया था कि लोग खाना खा रहे थे रात्रि में 10:30 बजे के बाद। फिर हम लोग वहाँ मौके पर पहुँच करके सभी को वहाँ से बाहर कर दिया गया था। जो भी तथ्य सामने आ रहे हैं उसके वरिष्ठ अधिकारियों के संज्ञान में ला करके अग्रिम कार्रवाई जो भी होगी बस किया जाएगा। तो नीचे शटर बंद किया गया था, फिर ऊपर अभद्रता भी की गई थी SDM साहब से। हाँ, अब उनको पता नहीं था पद के बारे में और व्यक्ति के बारे में नहीं जान रहे थे संचालक, और जैसा भी था मौके पर संचालक को समझाइश दे दी गई है। आगे भी अभी हम लोग उनको लिखित रूप से दे करके नोटिस से जवाब दिया जाएगा। हम लोगों को जानकारी है कल संचालक की और SDM साहब की आमने सामने की बात भी हुई थी वहीं कंट्रोल रूम में। इसके बाद उन्होंने कैसे अनदेखा कर दिया उनको कि उनको पहचानते ही नहीं है, उनके साथ अभद्रता की उन्होंने?
नहीं, वहाँ से होटल रेस्टोरेंट में प्रॉब्लम ये है कि वहाँ पर 3-4 अलग अलग आदमी आते हैं हर बार बात करने के लिए, तो संचालक वहाँ पर कौन है अभी स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। हम लोग तथ्य इकट्ठा कर रहे हैं, जो भी आएगा हम लोग संचालक के नाम से नोटिस जारी करेंगे। क्या ये माना जाए कि एक दिन के लिए उन्होंने जो लाइसेंस प्राप्त किया था वहाँ केवल दारूखोरी करने के लिए और ये सब फैलाया जा रहा है? नहीं, ओकेजनल लाइसेंस तो कल शासन स्तर पर ही दिए गए थे, परंतु निर्धारित समय सीमा के लिए भीतर दिए गए थे। रात्रि 11 बजे तक ही था, दारू की दुकानें भी रात्रि 11 बजे तक थी, और जो भी ओकेजनल लाइसेंस दिया गया था F5 लेवल का वो भी फैमिली अस्थायी रूप रेस्टोरेंट भी से। था और शराब पार्टी भी बगल में ही हो रही थी। अब वो अलग अलग चल रहा था, वहाँ पर जब हम लोग पहुँचे तो खाना ही चल रहा था, बाकी तो और साक्ष्य हम लोग को नहीं प्राप्त हुए। मीडिया कैमरे में कुछ दारू की बोतलें आई हो, जाम लगे हुए थे वहाँ, तो हमारे पास जैसे जैसे जानकारी प्राप्त आएगी हम उसकी जांच करके जैसा भी होगा वैसे अग्रिम कार्रवाई हम लोग प्रस्तावित करेंगे। राजनीतिक संरक्षण क्या माना जाए, क्योंकि छोटे छोटे रेस्टोरेंट को तो 10 बजे से पहले ही बंद करवा दिए गए। बस ये 2-3 लोग जो बड़े बड़े हैं रीवा में, उन्हीं को इसी तरह की पिछली बार कार्रवाई में भी राजनीतिक दबाव आया था प्रशासन के ऊपर, उसके बाद फिर मामले को दबाने की कोशिश की गई। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, हम लोगों के द्वारा वहाँ पर कार्रवाई की गई थी। आबकारी टीम और थाना प्रभारी सिविल लाइन पिछली बार गए थे, और वहाँ पर जो भी अवैधानिक हमको सामग्री प्राप्त हुई थी उसको जब्त कर लिया गया था थाना प्रभारी के द्वारा, जिस पर आगे की कार्रवाई थाना प्रभारी सिविल लाइन्स के द्वारा की जा रही है। और हमको भी जो अभी मिलेगा, अभी हम नोटिस जा करके उस संचालक से स्पष्टीकरण लेंगे, और जो भी उनके जवाब आएंगे प्रेमी ने प्रेमिका को ट्रक से कुचलकर उतारा मौत के घाट। महिला की मौत के बाद भी कई बार चढ़ाया ट्रक, क्रूरता की हरे पार। आपको बता दें, जिले के गोविंदगढ़ थाना क्षेत्र से आज क्रूरता की सारी हदें पार करने वाली एक तस्वीर सामने आई, जहां पर प्रेमी ट्रक चालक ने अपनी प्रेमिका को ट्रक से कुचलकर मौत के घाट उतार दिया। इतना ही नहीं, महिला की मौत होने के बाद भी आरोपी ने उसके शव के ऊपर कई बार ट्रक चढ़ाया, जिससे महिला के शव के परखच्चे उड़ गए और शव क्षत विक्षत हालत में पूरी सड़क में बिखर गया। घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया, जिसके बाद मौके पर पहुंचे पुलिस की टीम ने महिला के शव को पंचनामा के लिए भेज दिया। पुलिस ने आरोपी की तलाश शुरू की, तब कई घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद आरोपी को सतना जिले के रामनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत गिरफ्तार किया गया। आरोपी की गिरफ्तारी के बाद घटना का चौंका देने वाला खुलासा हुआ। प्रस्तुत है एडिशनल एसपी शिव कुमार वर्मा से प्राप्त जानकारी के अंश। ये महिला जो है बगवार थाना के अंतर्गत आता है सीरी जिले में। वहाँ अपने एक साथी के साथ रह रही थी, जिसका नाम मुनीर है, जो मुजफ्फरपुर का रहने वाला था, ट्रक ड्राइवर है। ये महिला उसी के साथ में किराए से एक मुस्लिम परिवार के यहाँ रह रही थी। ये जानकारी पुलिस को पतासाजी के बाद लगा है। महिला की पतासाजी के बाद उसमें कुछ चिट्ठी मिली थी, उसके आधार पर पुलिस ने पतासाजी की। जानकारी लग रही है पुलिस को कि जब ये महिला अपने उस मुनीर के साथ में रह रही थी घर में, तो कल 10 बजे तक इनका कुछ विवाद हुआ, ऐसा उनके मकान मालिक ने बताया पुलिस को कि सब विवाद होता रहा। 10 बजे फिर हम लोग सो गए, फिर पता नहीं क्या हुआ। फिर जब ये इसके बारे में जानकारी लग गई तो पुलिस ने मुनीर की तलाश करना शुरू की। मुनीर की तलाश करने के बाद पुलिस को पता लगा उसके मालिक जो है उसने काफ़ी सहयोग किया और GPS वगैरह के माध्यम से ट्रैक किया। तो ये एक थाना है रामनगर, वहाँ पर ये ड्राइवर का लोकेशन मिला, तो पुलिस को ड्राइवर को पकड़ लिया गया, विरक्षा में ले लिया गया। विरक्षा में पूछताछ के बाद जानकारी लगी कि महिला का इससे विवाद हुआ था किसी और के साथ संबंध होने के कारण से, और उसके बाद ये महिला के विवाद के बाद महिला क्या है इसके साथ जा रही थी ललितपुर, जैसा आरोपी का कहना है। और रास्ते में जाते चुहिया पहाड़ के आसपास वो विवाद हो गया उससे, तो वो गाड़ी से उतर गई। गाड़ी से उतरने के बाद फिर इसने क्या है उसके ऊपर ट्रक चढ़ा दिया, ऐसा ड्राइवर खुद बता रहा। और उसने फिर 2-3 बार उसके ऊपर ट्रक को वापस रिवर्स लेके फिर चढ़ाया, तो इससे उसकी मौत हुई। उसकी माँ को खबर किया गया है मृतका की, अभी माँ पहुँची नहीं है। पुलिस ने प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया है, विवेचना में ले लिया गया है, और आरोपी भी पुलिस की विरक्षा में है। महिला जहाँ रह रही थी मुनीर के साथ में, उस परिवार ने बताया कि कल रात्रि में 10 बजे तक महिला घर पे ही थी, और एक कोई अन्य ड्राइवर है जिसके साथ मुनीर ने उस महिला को देख लिया था, और इसी बात को लेकर उनके बीच में विवाद था। मोहल्ले के लोगों ने भी कुछ जानकारियां दी हैं, उस संबंध में पुलिस अभी जांच कर रही है। और इसके बाद इन दोनों के बीच का जो विवाद था वो उसकी हत्या का कारण बना, और जो आरोपी ड्राइवर मुनीर है उसको पुलिस ने अभिरक्षा में लिया हुआ है, और उसने पूछताछ से बताया है कि उसने क्या किया और क्यों किया है। आरोपी ने महिला से शादी की थी? नहीं, रह रहे थे साथ में, दोनों रह रहे थे, लिविंग में रह रहे थे एक साथ ही। महिला की डेड बॉडी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त है। निश्चित रूप से वो बता रहा है कि 2-3 बार उसने ट्रक उसके ऊपर चढ़ाया हुआ, जिस तरह से स्पॉट दिखाई भी दे रहा है, उससे स्पष्ट हो रहा है कि ट्रक को एक बार चढ़ा के फिर बैक करके फिर चढ़ाया गया है।
नए साल के पहले दिन दिवालियों में लगी श्रद्धालुओं की भीड़। आपको बता दें, नए साल के पहले दिन दिवालियों में मंगल कामनाओं के लिए सुबह से ही भीड़ उमड़ पड़ी। शहर के चिरौलानाथ मंदिर में उमड़ी भीड़ को व्यवस्थित करने के लिए प्रशासन के द्वारा पूर्व में ही व्यवस्था कर ली गई थी। आज सुबह 5 बजे से ही चिरौलानाथ मंदिर सहित किला स्थित महामृत्युंजय मंदिर, कोठी कंपाउंड के शिव मंदिर एवं साईं मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ देखी गई। आपको बता दें, लोगों की मान्यता रही है कि नए साल के पहले दिन भगवान के दर्शन कर अपने व अपनों के लिए मंगल कामना करने से सुख एवं समृद्धि मिलती है। पूर्व जानकारी के अनुसार सुबह से ही सुरक्षा एवं यातायात व्यवस्थाओं को दुरुस्त बनाने के लिए प्रशासन के द्वारा सभी देवालयों में दर्शन के लिए जाने वाले लोगों के लिए समुचित व्यवस्था की गई थी। मंगलवार शनिवार को दिनों में चिरौला मंदिर में भीड़ रहती है। हम लोगों ने पूरी योजना के अनुसार इसकी व्यवस्था, नगर पालिका की व्यवस्था और मंदिर प्रबंधन की द्वारा हमें आवश्यक व्यवस्था की गई है। यहाँ पर उसी व्यवस्था के साथ यहाँ पर दर्शनार्थी को दर्शन कराया जाता है। इसी क्रम में शिरडी साईं मंदिर में महाआरती का भी आयोजन संपन्न हुआ, जिसमें मध्य प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम शामिल हुए। इसके अलावा जिला एवं सत्र न्यायाधीश रूपेश चंद्र वासड़े, मंदिर के पुजारी मनसुख लाल वर्मा, कार्यक्रम के आयोजक राजेश सहानी एवं अनिल त्रिपाठी आदि उपस्थित रहे। में आ रही है कोरोना महामारी, इसके थर्ड सिद्धू भवन बिछिया में संपन्न हुआ इंदौर के साईं बाबा हरिकृष्ण दास जी का जन्मोत्सव कार्यक्रम। मनाई गई 97वीं जयंती। स्थानीय सिद्धू भवन बिछिया में गंगवानी परिवार द्वारा प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी इंदौर के साईं बाबा हरिकृष्ण दास जी का जन्मोत्सव कार्यक्रम धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर गुरु ग्रंथ साहिब जी की वाणी का भोग साहिब संपन्न हुआ और गुरु जी के मंगल गीतों पर पूरा भक्त समुदाय झूम उठा। इस अवसर पर विश्वविख्यात संत स्वामी हंसदास जी उदासी और स्वामी स्वरूपदास उदासी ने कहा कि गुरुदेव हमेशा अपने भक्तों के हर पग पर साथ रहते हैं और वो सदैव अपने शिष्यों का मार्गदर्शन करते हैं। एक बार शिष्य अपने गुरु को भूल सकता है, पर गुरु जिसको एक बार भक्त बना लेते हैं उसे कभी नहीं छोड़ते। तदुपरांत पल्लव, प्रार्थना और भंडारे के साथ कार्यक्रम का सफल समापन हुआ। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से सरदार प्रहलाद सिंह, डॉक्टर नरेश बजाज, हुकूमत राय होतवानी, संतलाल आहूजा, सुदामा लाल सचदेवा, चंदीराम केसवानी, पप्पू मंजवानी, कमलेश सचदेवा, गुरुमुखदास मोटवानी, मैहर से बलराम जिज्ञासी और महेश दरियानी, कन्हैया लाल गंगवानी, मनोहर लाल गंगवानी, गिरधारी गंगवानी, धर्मपाल गंगवानी और पूरे गंगवानी परिवार सहित रीवा नगर के गणमान्य नागरिक और महिलाएं पुरुष उपस्थित रहे। प्रस्तुत है पप्पू मंजवानी से प्राप्त जानकारी के अंश। आज का जो कार्यक्रम है वो हमारे इंदौर के साईं बाबा माने जाने वाले हमारे संत श्री हरकिशन दास साहिब जी का 97 जन्मोत्सव रीवा में मनाया जा रहा है। इस कार्यक्रम को हमारे रीवा में गंगवानी परिवार, धर्मपाल गंगवानी, गिरधारी लाल गंगवानी, मनोहर लाल गंगवानी, कन्हैया लाल गंगवानी, पूरा गंगवानी परिवार मिलकर हर साल यहाँ पे सिंधु भवन में भजन संध्या का कार्यक्रम एवं उनका बड़े हर्षोल्लास से कार्यक्रम करके आम भंडारा करते हैं। ये हमारे जो गंगवानी परिवार है उनके तरफ से पूरा कार्यक्रम होता है और उनको भजन संध्या हमारे रीवा के जो हंसदास स्वरूपदास जी हैं उनकी भजन संध्या होती है और इसके बाद भोग साहब और आम भंडारा होता है। ये हमारे गुरु जी के हरकिशन दास साहिब जी हैं इंदौर वाले, बहुत ही आशीर्वाद देते हैं और उनको साईं बाबा का रूप दिया गया है। आज कौन सी जयंती है? 97 जन्मोत्सव मनाया गया है। अब स्वामी हरकिशन जी हमारे इंदौर के रहने वाले थे और वो इंदौर के साईं बाबा के नाम से फेमस है। वहाँ पर उनका आश्रम बना हुआ है। आज भी उनकी जो है उसी श्रद्धा से पूजा होती है। वो हम लोग के वैसे देह रूप में नहीं है, लेकिन वो हम लोग के हमेशा दिल में रहते हैं
और हम लोग उन्हीं का ही जन्मोत्सव हर साल अवतरण दिवस मनाते हैं हम लोग। इस बार 97वें अवतरण दिवस मना रहे हैं और हम लोग विगत 8 वर्षों से ये उनका गुरु जी का अपना जन्मोत्सव मनाते हैं यहाँ सिंधु भवन में। सभी लोग को भोग साहब ये सब बालक मंडली बुला के उनका भजन संध्या होती है और इसके बाद आम भंडारा होता है। आज की खबरों में फिलहाल इतना ही। कल फिर होंगे आपसे मुखातिब कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।